दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में 8वां वेतन आयोग, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कुछ घोषणा की और क्यों कर्मचारियों में टेंशन बढ़ती जा रही है, क्यों सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसके लिए उन्होंने एजिटेशन की धमकी दी है, काम बंद की धमकी दी है और यह कहा है कि सरकार ने कुछ छुपा के रखा, यानी सरकार 8वें वेतन आयोग के पीछे कुछ छुपा रही है। नहीं 3 घोषणाएं अभी कर सकती हो जैसा कि उम्मीद थी, नहीं तो 20 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। इस खबर को पूरी तरीके से कवर करूंगा कि आखिर आज सरकार क्या हमारे बीच भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, आखिर वित्त विधेयक का क्या मतलब है। दोस्तों पूरी डिटेल आपको सुनना होगा और मैं बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, एक स्पेशल वीडियो हमारे सेना के सर्वोच्च कमांडर का वायरल हो रहा है, किस तरह उन्होंने राष्ट्र के उस ध्वज को सम्मान दिया जहां पर बारिश हो रही थी। बड़ा स्पेशल है। और मैं दूसरा स्पेशल, हमारे सैनिकों की विजय तिरंगा यात्रा, बिल्कुल दोस्तों एक अलग और हटकर है, जो कि पूरे देश को मैसेज दे रही है, पूरे सैनिक समाज को मैसेज दे रही है कि नहीं, हम आपके रहमो करम पर, हमें देशभक्ति नहीं चाहिए, हमारे कण कण में, हमारे खून के हर कतरे कतरे में देशभक्ति है और उसका जुनून मैं आपको आज दिखाऊंगा, क्योंकि ये कल शुरू हुई थी। प्लीज आप इसको जरूर देखें। और साथ ही मैं बात करूंगा, यदि एक सैनिक दूसरे सैनिक को गोली मार देता है तो आखिर उसको क्या जो शहीद सैनिकों के अधिकार मिलेंगे या नहीं, जैसा कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले कल 15 अगस्त थी, बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों को लेकर काफी दुविधा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन शायद 103 मिनट का सबसे लंबा उनका जो भाषण था, उन्होंने हर पहलुओं को टच किया, फौजियों से शुरुआत की और जाकर के विदेश नीति पर खत्म की और इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब इसमें जिस तरीके की खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वेतन आयोग का गठन करने और पेंशनरों के हितों में 20 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे, यानी कर्मचारी फेडरेशन कन्फेडरेशन कौन सा कर रहा है। अब इसमें इन्होंने कहा है अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस की सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जेसीएम ने कैबिनेट सचिव से बात की, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया गया। उनके साथ जो मीटिंग होना था वो मीटिंग क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि पेंशन क्या नियमों में क्या बदलाव हो सकता है, ये डर भी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा है आखिर ये पेंशन अधिकारों पर हमला है। दोस्तों सुनना होगा, समझना होगा। और इसके साथ उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पेंशन भोगियों के बीच अंतर पहले था, यानी उन्होंने कहा है 5वें 6वें वेतन आयोग से पहले अंतर था, 7वें वेतन आयोग में अंतर लेवल बराबर किया है। अब 8वें वेतन आयोग या अगले वेतन आयोग में फिर अंतर करेंगे, इसलिए वित्त विधेयक पास किया। और वित्त विधेयक में आखिर अनुच्छेद 14 क्या कहता है और अनुच्छेद 14 के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा और कांग्रेस ने कहा यह छिपा हुआ एजेंडा है। KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. कभी भी कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर हमला होगा, ये याद रखो, इसलिए सरकार ये लेके आई है। दोस्तों बिल्कुल सही है और तीनों चीजें एविडेंस के साथ हैं, प्रूफ के साथ हैं कि जैसा कि आप फरवरी में जो संसद चल रहा था उसमें ये सारी चीजें पास हुई। अब ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कह रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर ने 12 अगस्त को कैबिनेट सचिव को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त को कन्फेडरेशन एक हड़ताल कर रहा है क्योंकि आपने
चीजें सार्वजनिक नहीं की हैं, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक किया है, ना ही आपने फाइनल टच में जेसीएम ने जो सुझाव दिए थे वो आपने कंसीडर किए हैं, इसके बारे में नहीं बताया। और ना ही आपने, उन्होंने कहा है कि जो वित्त विधेयक ला करके उसके ऊपर कहा है कि आप रिटर्न में एक आदेश जारी करिए कि 8वें वेतन आयोग में सबको समान पेंशन बढ़ेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 3 मांगों को लेकर गंभीरता से फिर कैबिनेट सचिव टीवी शोभनाथन जी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि 20 अगस्त तक जवाब दे दीजिए, और आज 16 अगस्त है, नहीं तो हम फिर काम रोको यानी हड़ताल करेंगे। जैसा कि सबका भविष्य इन्हीं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों पर रिटा है, जैसा कि जेसीएम है और दूसरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन है। उन्होंने अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में कहा, अभी आप सार्वजनिक करिए। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव का कहना है 11 अगस्त शाम को कॉन्फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारियों की एक बैठक की गई, उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट को सचिव को चिट्ठी लिखी गई और उन्होंने ये 3 पॉइंट का सुझाव दिया और कहा गया कि 20 अगस्त को, नहीं तो हम सड़क पर आएंगे, काम बंद करेंगे। आप इसका जवाब तो दे दीजिए रिटर्न में। आप लगातार, आपके पास हम चीजें प्रेजेंट करते हैं, लगातार हम आपके सचिवों से मीटिंग करते हैं, लेकिन हमें ठोस जवाब नहीं मिलता है। और जैसे ही अभी आप लोकसभा राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया उसमें बहुत सारी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब उन्होंने कहा आपने जेसीएम के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं की। जब उन्होंने कहा 18 जून को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था शिव गोपाल मिश्रा जी ने, और लिखा था कि ये जो 2-3 पॉइंट है हमारे के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक और हमारे सुझाव को शामिल करना, वेतन आयोग की सिफारिश करना। और जो उन्हें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन किस बात का है, क्या पेंशनरों को पूरा अधिकार मिलेगा या वित्त विधेयक के जरिए आप कोई और बीच में जाकर के इनको शोषण तो नहीं कर रहे। आप क्लियर रिटर्न में जवाब दीजिए। तो रिटर्न में जवाब नहीं मिला, इससे और चिंता गहरा गई। सत्यापन नियमों से मौजूदा पेंशन में बदलाव नहीं। अब ये नियम कह रहे हैं कि जो पेंशनर को जो टेंशन आ गई है उसमें उन्होंने कहा इस वर्ष संसद में वित्त विधेयक पेश किया गया, एकाएक केंद्रीय कर्मचारी संगठन पेंशन टेंशन में आ गए। धीरे धीरे इस विधेयक को लेकर विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी पेंशन परेशान उठे और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठक बुलानी पड़ी और बैठक में इस भेदभाव के लिए निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी हम बदलाव नहीं करेंगे, अभी हम बदलाव नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये नियम क्यों लेके आए। उन्होंने कहा ये नियम 149 को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने का अधिकार है 149, और जो कि वित्त विधेयक लगा करके लगा दिया कि उनके पास अभी अधिकार है, वो कभी भी 8वें वेतन आयोग का लाभ किसको देना है किसको नहीं देना है वो कर सकते। क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि इससे पहले भेदभाव था, तब रिटायर्ड होने वालों के बीच भेदभाव था। कर्मचारी नेताओं के अनुसार 5वें-6वें वेतन आयोग से पहले रिटायर्ड होने वाले सभी रिटायरीज के बीच में भेदभाव था और यह अनुच्छेद 14 ला करके समानता का अधिकार 7वें वेतन आयोग में किया गया। और अनुच्छेद 14 कहता है कि ये मूल अधिकार है कि पेंशन आने के बाद सबका प्रोफाइल क्राइटेरिया एक होता है और सबको समान रूप से पेंशन बढ़नी चाहिए और सबको समान रूप से उसके लाभ मिलना चाहिए, अनुच्छेद 14 कहता है। लेकिन उन्होंने सेक्शन 149 ऐड करके हमें इस स्थिति में डाल दिया है और इस स्थिति को साफ करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि रिटर्न में इसका जवाब दे दीजिए। रिटर्न में कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो कांग्रेस कह रही है कि यह छिपा हुआ एजेंडा है, कभी भी आपकी पेंशन में भेदभाव अंतर रोकी जा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने उस वक्त दावा किया था कि वित्त विधेयक 2025 संशोधन के माध्यम से पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने का सरकार के प्रयास का पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। वेणुगोपाल ने कहा था कि वे इन छिपे हुए एजेंडों को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण में ध्यान में लाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अब एक बार जब आपने अनुच्छेद 14 के अनुसार सबकी पेंशन समान कर दी तो अब भेदभाव क्यों डालना चाहते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर चीज है। अब ये सरकार किस तरीके से नौटंकी कर रही, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़, अभी भी कहते हैं 95,000 करोड़ बाकी है, लेकिन जब पेंशन की देने की बात आती है तो पता नहीं क्यों इन्हें मुश्किल हो रही है। 18 महीने डी एरियर का भी यही हाल है। आगे जो मांगे हैं ना, जो मांगे हैं, जो ये तो आपसे लिया है 18 महीने का, यानी उधार लिया है, वो भी नहीं चुका रहे। पहली बात तो ये 8वां वेतन आयोग का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो नहीं दे सकते। अब बाकी चीजें ये क्या देंगे भविष्य में, ये बड़ा मुश्किल है। बात इकोनॉमी की होती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लगभग आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ लोगों को ये संभाल नहीं पा रहे, जो कि इनके पीछे दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये है सच्चाई दोस्तों।
अब मैं दोस्तों बात करूंगा कल 15 अगस्त की। आपको ये देखना होगा, सबसे पहले तो मेरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, आज जिस तरीके से आप देख रहे हो आज झंडा बंदन हो रहा है, वहां पर तीनों वायुसेना प्रमुख और नेवी के और आर्मी प्रमुख हमारे जनरल द्विवेदी साहब सब खड़े हैं सलूट लेके, और बारिश हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इनको छाता दिया जा सकता था, लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फौज है और फौज में बारिश हो या आंधी हो या तूफान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम अपना टारगेट दिखता है, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां पर शायद राष्ट्रपति महोदया ने भी और यही एक एग्जाम्पल सेट किया, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। अब आइए मैं कहूंगा स्पेशल विजय तिरंगा यात्रा, ये है असली तिरंगा यात्रा। अभी आपने नकली तिरंगा यात्रा देखी थी, और मैं अब बात करूंगा ग्वालियर चंबल संभाग की, क्योंकि मैं यहां से हूं और यहां लगभग 4 से 5 सैनिक संगठन हैं लगभग इस एरिया के अंदर। अब ये अलग अलग इन्होंने कल अपने तरीके से विजय तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन इससे पहले 2 तिरंगा यात्राएं निकल चुकी थी। एक थी सरकार की, जिसमें यहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शिरकत की, बड़े बड़े नेताओं ने, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा उनका महकमा, रिसोर्सेस, सोर्सेस, गाड़ियां, झंडे डंडे और लगा करके पीछे भी हमारे पूर्व सैनिक भी गए, लेकिन कहां पैसे की कोई उनके पास कमी नहीं, सब चीजें। उसके अलावा दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस का जितना महकमा है मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग में इकट्ठा होता है, क्योंकि यहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां आप देखोगे हर जगह भूतपूर्व सैनिक ही दिखाई देते हैं। अब इन्होंने इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने यात्रा की, लेकिन सैनिकों को ये दोनों यात्राएं रास नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पीछे राजनीतिक एजेंडा है, हमें गुमराह करने का एजेंडा है, और गाड़ियां सजा दी, अपने बच्चे अपने बेटे और लेकर के राजा महाराजा की तरह घूम रहे हैं, और सैनिक या जनता उनके पीछे जिस तरह चल रही है। चलो, राष्ट्र भक्ति की बात थी, हम उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। अब आइए असली बात, जो कि कल यहां ग्वालियर में पूर्व सैनिक संगठन है, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक हैं, और इस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत बनाई है और इस तरीके से उन्होंने अपना गठजोड़ किया है कि सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं, प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी परमिशन लेते हैं, कलेक्टर महोदय के जाते हैं, एसपी से लेते हैं, जो लीगल प्रोसेस करते हैं पूरे करते हैं, और फिर हजारों का काफिला, हजारों की गाड़ी, हजारों का हमारे झंडे, खाना पीना पानी पूरा इंतजाम अपनी पेंशन से, मेहनत की पेंशन 20,000 25,000 मिलती है, उससे कंट्रीब्यूट करते हैं, और असली देशभक्ति का जुनून और जज्बा दिखाते हैं, लोगों में कहते हैं ये असली तिरंगा यात्रा है। तो यह है क्योंकि हमने सेना ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या जितने भी ऑपरेशन हुए या देश आजाद हुआ है, तो सैनिकों ने किस तरह बलिदान दिया है, सैनिकों की पत्नियों का क्या बलिदान है, बच्चों का क्या बलिदान है, असली बलिदान है, उस बलिदान करके आते हैं, और फिर वो यहां जब सड़कों पर उतरते हैं तो लोग किस तरह उन्हें देखते हैं। लोग जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले मैं कैप्टन जयेश भदौरिया ग्वालियर चंबल संभाग की धरती से पूर्व सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ साधु संत हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के संगठनों के अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में हमारे पूर्व सैनिकों के वयोवृद्ध नेता पार्षद बलवीर सिंह तोमर साहब हैं। मैं पूरे देश के सैनिकों को यह संदेश देना चाहता हूं, जैसा कि आप हमारा सभी ये सैनिक जीवन चैनल देखते होंगे, ग्वालियर में विगत 7 दिन के अंदर 3 तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं, और पहली तिरंगा यात्रा थी प्रशासन और नेताओं द्वारा, जिसमें यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए, विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। उसका राजनीतिक महत्व हो सकता है, उनके पास पैसा है, धन बल है, बाहुबल है, पूरी उनके पास रिसोर्सेस हैं, और बहुत बड़ी यात्रा उन्होंने की। उसके बाद आपने देखा होगा दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी, जहां पर यहाँ की महापौर हैं और सतीश जी यहाँ के विधायक हैं, उनके पास भी सोर्स और संसाधन की कमी नहीं है, उन्होंने एक तिरंगा यात्रा की। उसमें उनके भाव हो सकते हैं, राजनीतिक फायदा लेना होगा, अपना चेहरा दिखाना होगा, लेकिन मैं आपके सामने ये चेहरे दिखा रहा हूं। ये भूतपूर्व सैनिक हैं, इन्होंने अपने पैसे से चंदा करके अब आपको निस्वार्थ भाव से एक विजय तिरंगा यात्रा का प्रदर्शन और शुरुआत कर रहे हैं, और ये इनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, ना किसी नेता का पैसा है, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, और सच्ची भावना से। और इनकी जो विजय यात्रा है समर्पित है देश के सैनिकों के लिए, इस देश के लिए, नौजवानों के लिए, समाज सेवकों के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रेय लेना हर एक ने समझा, कांग्रेस पार्टी ने हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन असली बात सैनिकों के लिए किसी ने नहीं कही होगी। सैनिकों के शहीदों का नाम तक नहीं लिया गया संसद के अंदर, मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे यहाँ से एक आ गया कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद नहीं हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस आज़ादी
जो हम आज मना रहे हैं इसमें कुर्बानी देने वाले कितने सैनिक होंगे और आज़ादी से आज तक कितने सैनिकों ने शहादत दी थी, ऑपरेशन सिंदूर में कितने सैनिकों ने शहादत दी होगी। बड़ी विडंबना है। और ये जो रैली है विजय यात्रा, ये सच्चे मायने में सच्चे देशभक्तों की रैली है और समाज के लिए सीधा संदेश है, देश के लिए पूरा संदेश है और पूर्व सैनिकों के लिए संदेश है। इसीलिए कहते हैं कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। और आज ये जज्बा जो अपने पैसे से, आप समझ सकते हो कितनी पेंशन मिलती, 20,000, 25,000, 30,000, होर्डिंग, बोर्डिंग, गाड़ी, खाना पीना, कोई राजनीतिक इसके अंदर कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान देश के लिए, खुद के लिए। तो आइए इसी रैली को लेकर मैं बात करता हूं। आखिर ये हमारा जो पूर्व सैनिक कल्याण संघ है इसने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सभी पूर्व सैनिकों के जिन्होंने जो अपना घर और परिवार, अपना रोजगार त्याग करके आज इस संदेश देने के लिए 15 अगस्त के दिन आप उतरे हैं और ये लंबी यात्रा है। सबसे पहले मैं हमारे जो पूर्व सैनिकों के वयोवृद्ध नेता हैं उनकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये बाकी जो रैली है उससे क्या अलग है और इससे सच्चा और निस्वार्थ भाव की रैली है, क्या संदेश जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये आज जो रैली का आयोजन हो रहा है ये बड़ा अपूर्व है। राजनीतिक लोग रैलियां करते हैं, सब है, उनमें आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ न कुछ राष्ट्र की भावना होती है लेकिन कुछ स्वार्थ भी जड़े होते हैं। एक इसी तरह का कार्यक्रम कल एनसीसी के बच्चों ने आयोजित किया, बहुत गर्मामय कार्यक्रम था। आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जितेंद्र सिंह द्वारा, हमारे तोमर साहब द्वारा। तो सब लोग काफ़ी भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ साधु संत भी आदरणीय उपस्थित हैं। हमारे वयोवृद्ध शिव सनई भदौरिया जी भी हमने देखे थे, अभी वो भी यहाँ उपस्थित हैं। इस रैली में, भूतपूर्व सैनिक की रैली में एक जज्बा अलग होता है, मतलब एक उत्साह होता है, ये ओरिजिनल जज्बा है, ये निस्वार्थ वाला जज्बा है, देश भावना होती है। कर्म भूमि से ये लोग लड़के आए और वो दर्द समझते हैं सैनिकों का। इनके लिए भावना एक है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद सब कुछ बाद में। तो जहाँ देश प्रथम होता है, राष्ट्र प्रथम होता है, देश के प्रति समर्पित भाव होते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, हमेशा प्रगति के पथ पर जाता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय इंद्रपाल सिंह तोमर को, जितेंद्र तोमर को, समस्त सैनिकों को, जैसे उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा ये सैनिकों का एकजुटता का प्रतीक है, ये आपकी ताकत है। और मैं बात की गारंटी से मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता। हम आपके बीच में से हैं, मैं दिल्ली, हरियाणा, रेवाड़ी कई जगह प्रोग्राम करता हूं। आज सैनिकों को, इस देश को बचाना है, राजनेताओं से, महत्वाकांक्षी राजनेताओं से, इन गिरगिटों से बचाना है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपके अंदर वो लीडरशिप है जो कि आगे ले जाती है, जो कि मर मिटना समझती हो, इनके सामने वो लीडरशिप है जो सिर्फ पद और कुर्सी तक पहुंचाती है। अब मैं बात करता हूं जो इस पूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह भदौरिया, आप क्या संदेश देना चाहते हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संघ ग्वालियर चंबल संभाग अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया, मैं समस्त शहरवासियों से और समस्त पूर्व ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, तिरंगा विजय यात्रा में सब लोग सम्मिलित हों, शहर को एक ऐसा संदेश जाए। हम लोग सेना में विभिन्न जगह पर नौकरी कर कर और विभिन्न वगैरह युद्धों में लड़ाई लड़कर हम लोग आते हैं, तो सिविल में एक ऐसा माहौल जाए कि सैनिक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है, जैसा कि आपने बताया है। तो हमारे सैनिकों के माध्यम से हर कॉलोनी, हर उसमें एक ऐसा मैसेज आए कि हम एकता के प्रतीक रहते हैं और हम तिरंगा का अगर सबसे ज़्यादा सम्मान हमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आप लोग भी इस तिरंगे के साथ जुड़ें और शहरवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का हम कार्य करते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संघ हमेशा सैनिकों के हितों के लिए कार्य करता है, ना ही कोई नेता इसमें वर्गीकरण होता है, ना ही कोई राजनीतिक हम लोग करते हैं। हम लोग हमेशा सैनिकों के हित के लिए कार्य करते हैं और बेश एक पैसे का किसी से लेन देन नहीं, निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करते हैं। इसी के साथ मैं आपको और जितने भी पदाधिकारी सदस्य आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, रैली का स्टार्ट करेंगे, इसलिए ओके, अभी रैली शुरू होने वाली है। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संदेश दिया था और पूरा भाषण था ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य और पराक्रम की। और दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है जहां सैनिक अपने हक के लिए कुछ मांगता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कोई संगठन है, जो सरकार देती है उसी में अपना गुजारा करते हैं। लेकिन हम देशभक्ति और कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, इसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये मैं और बात करना चाहता हूं जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हमारे तोमर साहब से। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जोर से बोलो, सभी से
एक ये संदेश देना चाहता हूं कि ये तिरंगा हमारे नस नस में बसा हुआ है और इस तिरंगे के लिए चाहे कारगिल की वो चोटी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के वो घने जंगल हो, चाहे राजस्थान का वो रेगिस्तान हो, कहीं भी हमने इस तिरंगे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने घर द्वार के पीछे नहीं देखा कि कौन हमारे बच्चों का या परिवार का भरण पोषण करेगा, लेकिन हम सब ने इस तिरंगे के खातिर जो बलिदान दिया है और देते रहेंगे, और जो जज्बा इस तिरंगे के लिए हम सब में है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है, और वो जज्बा हमारे देशवासियों के अंदर पैदा हो, इसलिए ये आज तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं, जिससे कोई भी नई जनरेशन जो हमारी है उसको ये लगे कि हमको भी इस तिरंगे के लिए मर मिटना चाहिए। ये देश हमारा प्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। इसलिए इतनी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा देश से बढ़कर कोई नहीं और नई पीढ़ी को सीधा और साफ संदेश है, निस्वार्थ भाव से देश पहले। और मैं थोड़ा सा एक समय और लूंगा, मैं संतों के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी आज सैनिकों की बात कहते हैं। उन्होंने बोला यदि उन्होंने कहा यदि मेरे शीश किसी के लिए झुकता है तो वो सैनिकों के लिए, क्योंकि मैं बैठ करके तपस्या करके इस राष्ट्र के लिए काम करता हूं, और ये अपना परिवार छोड़ करके और त्याग और बलिदान यानी कितने सादत होते हैं। उन्होंने कहा है ये संतों से बढ़ के। तो महाराज जी मैं आपका परिचय नहीं लेना चाहता हूं, यदि आप सैनिकों के इस कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? आज का जो कल्याण सेवा संघ, पूर्व सैनिक संघ, इन्होंने जो मिलकर जुल करके एक विजय तिरंगा यात्रा निकाली है, तो हमारे तुम्हारे लिए वह प्रशंसनीय है। और वास्तव में आपने जो किया है बहुत सराहनीय कार्य है। भाई राष्ट्रभक्त, देशभक्त के लिए जो लड़ते हैं, अपने जीवन को गंवाते हैं, जिन्होंने परिवार को नहीं देखा, अपने हिती नातेदारों को नहीं देखा, और कहीं अपने संबंधियों को न देखते हुए और एक निस्वार्थ भाव से हमेशा देश के भक्ति के लिए हमेशा अड़े रहे, तो इनके लिए हम ये कहना चाहेंगे वास्तव में साधु संतों का इनके ऊपर आशीर्वाद बना ही रहेगा। और चाहते हैं कि महाराज आप निस्वार्थ भाव से हमेशा आगे बढ़ें और अपनी जो मुहिम को लेकर के यानी विजय तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाएं और सब में जागरूकता फैलाएं। ओके, बहुत अच्छी बात कही कि आप इस संदेश के लिए शुभकामनाएं दी, आपके इस कठोर परिश्रम और आपकी यात्रा सफल हो। चलिए, भारत माता। संदेश देना चाहता हूं आम जनता को कि सैनिक एक अच्छा मिलिट्री लीडर होता है और सिविल में आके भी आपके साथ कंधे से कंधे लगाकर ईमानदारी से खड़ा हुआ, जो भी उसको काम मिलेगा, जिस लेवल का काम मिलेगा वो ईमानदारी से करेगा। और ये इसकी मिसाल आपके सामने रखी। और ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे सैनिक हैं, भूतपूर्व हमारे एक सैनिक हैं श्री बलबीर सिंह तोमर जी। मैं हमेशा उनकी बात इसलिए करता हूं कि नेवी से रिटायर्ड हैं, और नेवी से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने सैनिकों के लिए बहुत सारे काम किए। यहाँ शहीद स्मारक बनाए, सब सैनिकों को एक प्रेरणा देते हैं। और वयोवृद्ध हैं, आप समझ सकते हो 72-73 साल के। और कल के इनके 4-5 कार्यक्रम थे, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल बुलाते हैं, एनसीसी बुलाती है, क्योंकि इनकी एक समाज सेवा भी है। और यहाँ के ग्वालियर के पार्षद हैं, कभी 10 से 12 साल से लगातार राजनीति का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन सैनिक इनके लिए पहले और देश पहले। इस जज्बे को लेकर ये पूरे सैनिकों में एक उन्होंने एक करंट पैदा किया है, मैं कहूँ, और इसको सब लोग देखते भी हैं। इसलिए मैंने कहा प्रशासन के कान अब खड़े हो जाते हैं। यहाँ के सैनिक जैसे ही गुजरते हैं, अपनी वेशभूषा में गुजरते हैं, तो एक देखने लायक जज्बा होता है। और इसीलिए हम आपसे सभी से उम्मीद करते हैं आप सैनिक हैं, और सैनिक दिखने भी चाहिए, बातचीत भी आपकी सैनिक जैसी होनी चाहिए। अपने मुद्दों को लेकर के बिल्कुल अनुशासन तरीके से हमें सबके सामने जाना होगा और अपनी बात रखनी होगी। इन्हें 100% सुनना होगा और मांगना होगा, ये बात की गारंटी है। यानी आने वाला कल आपका इंतजार कर रहा है, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए और इसी तरीके से परिश्रम करते रहिए। तो दोस्तों, और बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आज खबरें थोड़ा ज्यादा हुआ कि यदि सैनिक को यदि साथी सैनिक में झगड़ा हो जाता है, गोली मार देते, तो उसका क्या अधिकार होता है? क्या उसको शहीद का दर्जा मिलता है? क्या शहीद जैसी सुविधा मिलती? तो हाँ, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सही सैनिक को लेकर अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा है कि साथी की गोली से मरे सैनिक को भी वही अधिकार और वही पैसा, वही फाइनेंस मिलेगा, उसी की वाइफ को वही पेंशन मिलेगी जो कि एक ऑपरेशन के दौरान सैनिक को मिलती है। कि ऐसा एक केस आया था जहां पर उन्होंने डिनाई किया, और जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल, जस्टिस दीपक मनचंदा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यानी सैनिक को यदि किसी साथी सैनिक की गोली से किसी इंटेंशनली या इंटेंशनली यदि वो उसके प्राण गए हैं, तो उसे पूरी सुविधा मिलेगी। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हो। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ।